सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि स्काई ऑर्डर स्टार ओशन एकेडमी की वेधशाला में तारकीय ऊर्जा से भरे मैदान पर शेक एकेडमी और शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का आमना सामना हुआ। तांग वुलिन ने बढ़ते दबाव और रहस्यमयी ऊर्जा के बीच निर्णायक मुकाबले के लिए स्वयं को तैयार किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शू लिजी ने कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन तकनीक का उपयोग कर तीरों के पंखों को अपने हाथों में रोक लिया और फिर फेरी स्कैटर्स फ्लावर्स के साथ उन्हें जांग शीनिंग की ओर वापस मोड़ दिया। वे पहले से भी तेज हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। उसी क्षण शू लिजी गू तियामिंग के पास पहुंच चुका था। अपने सामने खड़े भारी भरकम युवक को देखकर गू तियामिंग के लिए जांग शीनिंग की रक्षा करते हुए शू लिजी से निपटना कठिन हो गया। उसकी दूसरी आत्मा अंगूठी चमकी और उसके पंख आकार में दुगने हो गए। उसने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए ताकि सभी आते हुए पंखों को रोक सके और साथ ही अपनी दूसरी आत्मा कला ईगल विंग स्ट्राइक का प्रयोग किया। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मोटा सा शू लिजी मुस्कुरा उठा। शू लिजी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गू तियामिंग से टकराने से ठीक पहले हवा में रुक गया। उसकी हथेलियों से कुछ चमका, आंखों में ठंडी चमक के साथ। वो गू तियामिंग को चकमा देता हुआ सीधा जांग शीनिंग की ओर उड़ गया। यही शू लिजी का असली हमला था। लौटाए गए पंख सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे। ईगल विंग स्ट्राइक लगने से ठीक पहले शू लिजी ने गू तियामिंग की ओर हाथ हिलाया और भी चौड़ी मुस्कान बिखेर दी। खतरा! लेकिन जांग शीनिंग को बचाने में गू तियामिंग देर कर चुका था। अधिकांश पंखों को रोकने के बावजूद 2-3 उसकी रक्षा से निकल गए। जांग शीनिंग नियंत्रण प्रकार का था, लेकिन उसकी नियंत्रण शक्ति उसकी आवाज से आती थी। उसकी नियंत्रण क्षमता भले ही साथियों से अधिक थी, मगर सीधी भिड़ंत में वो कमजोर था। वो बस अपने पंख जोर से फड़फड़ाकर बचने की कोशिश कर सका और फिर भी मुश्किल से प्राणघातक चोट से बच पाया। पंख तेजी से गुजरते हुए उसके शरीर पर गहरे लाल रक्त चिन्ह छोड़ गए। जैसे ही उसने राहत की सांस लेने ही वाला था, उसने किनारे से चमक देखी। उसका बिल बैठ गया। सैकड़ों सुइयों की बौछार घनी आत्मा शक्ति से भरी उसका पीछा कर रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या? एक आह उसके कानों तक पहुंची, फिर छन छन की आवाजें गूंज उठी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जांग शीनिंग माहिर हो चुका है, ली जीलोंग ने घोषणा की। उसे अपने छात्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। उड़ान प्रकार के बिना टीम के खिलाफ उनकी पहली भिड़ंत और उनका एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रकार पहले ही बाहर हो चुका था। श्रेक एकेडमी सचमुच राक्षसों की एकेडमी थी। जांग शीनिंग गुस्से से लाल हो गया। वो इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये मुकाबला असली जानलेवा युद्ध की तरह माना जा रहा था। उसकी नाराजगी का कोई महत्व नहीं था। शू लिजी लुढ़कता हुआ तांग वुलिन की ओर गिरा। टकलाने से ठीक पहले तांग वुलिन ने हाथ बढ़ाए और कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन से उसे धीरे से पास उतार लिया। शू लिजी ने कृतज्ञता में तांग वुलिन को एक पोक बन भेजा, जिसे उसने तुरंत खा लिया। इधर शिए लगभग हान यू चांग तक पहुंच गया था। नियंत्रण प्रकार फुर्तीले योद्धाओं को रोक सकते हैं, लेकिन तभी जब दूरी हो। अब शिए पास आ गया था। नजदीक की लड़ाई में घिर जाने पर भी हान यू चांग शांत रही। उसकी दूसरी आत्मा अंगूठी चमकी पर कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखा। उसने सामने की हवा को खींचा और पंख झटके। शिए को ऐसा लगा जैसे संसार ही मुड़ गया हो। रंग गायब हो गए, बस काला और सफेद बचा। आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी होकर ढहने लगी। वो मुश्किल से सामने हान यू चांग को देख सका और आगे बढ़ा। उसने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर से वार किया, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। तीव्र दर्द उसके कंधे में भड़का और सहारा ना होने से वो गिरने लगा। दूसरों की नज़र में शिए खुद ही एक ओर हटा और हवा पर वार किया। फिर हान यू चांग उड़कर एड़ी से उसके कंधे पर वार करके ऊंचाई पकड़ ली। तांग वुलिन की आंखें फैल गई। वो भी मानसिक नियंत्रण प्रकार है। शिए इतना बड़ा चूक नहीं कर सकता था। साफ था कि हान यू चांग ने उसकी इंद्रियों को बाधित किया था। जैसे ही शिए गिर रहा था, जलने की तीखी गंध फैल गई। आग गुए युए की नहीं, बल्कि लिया याओ की थी। पता नहीं किस आत्मा अंगूठी ने चमक दिखाई, पर वो आत्मा कला इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने शरीर को समेटा और चट्टान में बदल गई। आग उगलते हुए वो उल्कापिंड की तरह शिए पर झपटी। उसकी गति भयानक थी। ये कैसा वात्मास्मा है? उल्का? तांग वुलिन चकित रह गया।
गिरते हुए शिए शिए के लिए बचना असंभव था। ऊपर से फुर्तीले योद्धाओं की रक्षा कमजोर होती है। साफ था कि ये उनकी पुरानी रणनीति थी। गुए युए ने आग का गोला फेंका, लेकिन लिया याओ याओ आग को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। तांग वुलेन ने ब्लू सिल्वर घास खींचकर शिए शिए को रास्ते से हटा दिया, लेकिन लिया याओ याओ रुकने वाली नहीं थी। उसने लक्ष्य बदलकर सीधे तांग वुलेन पर धावा बोल दिया। कप्तान को गिरा दिया तो लड़ाई पलट सकती थी। फिर भी तांग वुलेन शांत रहा। उसने शिए शिए को पीछे हान यू चांग की ओर फेंक दिया। इधर ये शिंगलान और श्याओ तियान की भिड़ंत जारी थी। ये शिंगलान ने स्वॉर्ड गॉड स्टार के साथ सितारों सी चमक बिखेरी। श्याओ तियान ने विशाल लाल प्रकाश गोला बनाकर रास्ता रोका। ये शिंगलान ने उसे चीरते हुए तलवार आगे बढ़ाई। उसकी तीसरी आत्मा अंगूठी चमकी, सींग उगाए और बिजली का कवच बन गया। ये शिंगलान की तलवार टकराकर उछल गई, मगर फिर वो हवा में तैरने लगी और उड़ गई। लीज ही लॉन्ग्स तब बह गया। अंततः लिया याओ याओ एक उल्का की तरह तांग वुलेन से टकराई। तांग वुलेन का दाहिना हाथ सुनहरे ड्रैगन पंजे में बदल गया। सुनहरी आभा फैली। उसने सीधा मुक्का मारा। धमाका हुआ। धूल छा गई। क्षण भर के लिए समय थम गया। हर कोई ये देखने लगा कि इस टकराव का नतीजा क्या होगा। ये रहा आपके दिए गए अंश का हिंदी रूपांतरण। सू लिजी ने क्रेन को नियंत्रित करना, ड्रैगन को पकड़ना तकनीक का उपयोग कर बिखरे हुए तीरों के पंखों को हवा में ही रोककर अपने हाथों में समेट लिया। फिर उन्हें फेरी स्कैटर्स फ्लावर्स के साथ झांग शिनिंग की ओर मोड़ दिया। वे पहले से भी अधिक तेजी से हवा चीरते हुए आगे बढ़े। उसी क्षण सू लिजी गू तियानमिंग के पास पहुंच चुका था। अपने सामने खड़े भारी भरकम युवक को देखकर गू तियानमिंग के लिए झांग शिनिंग की रक्षा करने और सू लिजी से निपटने के बीच ध्यान बांटना बेहद कठिन हो गया। उसकी दूसरी सोल रिंग चमक उठी और उसके पंख आकार में दोगुने हो गए। उसने जितना हो सके पंख फैलाकर आने वाले सभी पंखों को रोकने की कोशिश की और साथ ही अपनी दूसरी सोल स्किल ईगल विंग स्ट्राइक का प्रयोग किया। लेकिन उसके अविश्वास के बीच मोटा लड़का मुस्कुरा दिया। सू लिजी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गू तियानमिंग से टकराने से ठीक पहले हवा में रुक गया। उसके हथेलियों से कुछ निकला, आंखों में ठंडी चमक के साथ। वो गू तियानमिंग को चकमा देकर सीधे झांग शिनिंग की ओर उड़ गया। यही सू लिजी का असली हमला था। लौटाए गए पंख केवल ध्यान भटकाने के लिए थे। ईगल विंग स्ट्राइक के लगने से ठीक एक क्षण पहले सू लिजी ने गू तियानमिंग की ओर हाथ हिलाया और भी चौड़ी मुस्कान बिखेर दी। अच्छा नहीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश पंख रोक लेने के बावजूद कुछ उसकी रक्षा से निकल गए। झांग शिनी ने एक नियंत्रण प्रकार का योद्धा था, लेकिन उसकी नियंत्रण शक्ति उसकी आवाज़ से आती थी। यद्यपि उसकी क्षमता टीम के अधिकांश सदस्यों से अधिक थी, सीधी लड़ाई में वो कमज़ोर था। वो बस अपने पंख जोर से फड़फड़ाकर बचने की कोशिश कर सका और फिर भी घातक चोट से बाल बाल बच पाया। पंख बिजली की तरह गुजरे, तेज और धारदार, पीछे खून की लंबी लाल लकीरें छोड़ गए। जैसे ही वो राहत की सांस लेने वाला था, उसकी नज़र कोने में चमकती रोशनी पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। सैकड़ों सुइयों की बौछार उसका पीछा कर रही थी, घने सोल पावर से भरी हुई। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या? एक आह उसके कानों तक पहुंची, फिर टनटनाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। उसका शरीर ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। झांग शिनिंग बाहर हो गया। ली झीलोंग ने घोषणा की। उसे अपने शिष्य को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। बिना किसी उड़ने वाले वॉरियर टीम से पहली ही भिड़ंत में उनका एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रकार पहले ही बाहर हो गया था। श्रेक अकेडमी सचमुच में राक्षसों की अकेडमी थी। झांग शिनिंग गुस्से से लाल हो गया। इतनी जल्दी हार मानना उसे मंजूर नहीं था, लेकिन ये मुकाबला असली जीवन मरण की लड़ाई जैसा माना जा रहा था। उसकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं था। सू लिजी लुढ़कता हुआ तांग वुलेन की ओर गिरा। टकराने से ठीक पहले तांग वुलेन ने हाथ बढ़ाकर क्रेन को नियंत्रित करना, ड्रैगन को पकड़ना से उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। सू लिजी ने आभार में तांग वुलेन को एक पोक बन फेंका और उसने तुरंत खा लिया। उधर शिए शिए लगभग हान युचांग के पास पहुंच गया था। नियंत्रण प्रकार फुर्तीले वॉरियर्स को रोक सकते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें दूरी मिले। अब शिए शिए लड़ाई की सीमा में आ चुका था। करीबी युद्ध के लिए मजबूर होने पर भी हान युचांग शांत रही। उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी, पर कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ। उसने सामने की हवा खींची और पंख झटके। शिए शिए ने महसूस किया कि दुनिया विकृत हो गई है। रंग गायब हो गए, केवल उदास काला और चुभता सफ़ेद बचा। आकृतियां मुड़ने लगीं, फिर बुझते तारों की तरह ढह गईं। उसे धुंधली सी हान युचांग दिखी तो उसने हमला किया, लेकिन उसका खंजर केवल हवा काट सका। उसके कंधे में तेज दर्द उठा और सहारा न मिलने पर वो नीचे गिरने लगा। दूसरों की नज़र में शिए शिए खुद ही एक और हट गया और हवा पर वार कर बैठा। फिर हान युचांग ने उड़ते हुए उसके कंधे पर एड़ी मारी और ऊंचाई पकड़ ली। तांग वुलेन की आंखें फैल गई। वह भी एक आध्यात्मिक नियंत्रण प्रकार वॉरियर है। उधर दहन की तीखी गंध फैल गई। ये गू युए की आग नहीं, बल्कि ली याओ याओ की आग थी।
उसकी आत्मा कौशल एक्टिव थी। वह हवा में सिकुड़कर पत्थर जैसी बन गई और आग उगलते हुए शिए शिए की ओर टूट पड़ी। गति बेहद भयानक थी। कौन सा मार्शल सोल है ये? उल्का, तांग वुलिन ने सोचा। गिरते हुए शिए शिए के लिए बचना असंभव था। ये उनकी आजमाई हुई रणनीति थी। गु युए की आग की गेंद भी बेअसर रही। तांग वुलिन ने नीली चांदी की घास से शिए शिए को खींचकर रास्ते से हटाया, पर ली याओ याओ ने तुरंत निशाना बदलकर उसी पर धावा बोल दिया। तांग वुलिन ने बिना झिझक सुनहरे तराजू उगाए, ड्रैगन पंजा बनाया और अपनी रक्त शक्ति से घिरकर उल्का पर सीधा मुक्का मारा। जब मुट्ठी और उल्का टकराए, मंच झिन उठा। समय मानो थम गया। सभी की निगाहें उसी टकराव पर टिक गईं। ली याओ याओ की मार्शल सोल वास्तव में एक उल्का थी और उसका हमला शक्ति का साकार रूप था। अपनी पीठ से निकलती अग्नि जेट्स की सहायता से वो उड़ान का आभास देती, ऊंचाई तक पहुंचती और मुक्त पतन में लक्ष्य पर आ गिरती। उसकी आत्मा कौशलों की पूरी व्यवस्था इसी आक्रमण पद्धति को सशक्त बनाने के लिए थी। 4 आत्मा छल्लों के साथ उसका पूर्ण शक्ति हमला 3 टन से भी अधिक बल लिए होता था। चाहे वो चूक भी जाए, उसे फिर से वार करने से कोई नहीं रोक सकता था। उल्का जैसी रक्षा शक्ति के साथ मिलकर ये एक अत्यंत भयानक संयोजन बनता था। मध्य उड़ान में लक्ष्य बदलने की क्षमता के कारण वो उनकी टीम की तुरुप की पत्ती थी। उसकी उपस्थिति ही पूरे युद्ध क्षेत्र को दबा देने के लिए काफी थी। हालांकि तांग वुलिन की ओर अपना मार्ग मोड़ना अनावश्यक था। उसने बचने की कोशिश ही नहीं की। उनकी विस्फोटक टक्कर में दोनों अपनी जगह अडिग रहे। कोई भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। ये कैसे संभव है? ली जेलोंग तुरंत पास आ गया, किसी भी क्षण हस्तक्षेप के लिए तैयार। चाहे कोई भी हारे, उसे उन्हें बचाने के लिए तत्पर रहना था। लेकिन टक्कर का परिणाम देखकर उसकी आंखें फैल गई। टक्कर के स्थान पर दरारें उभर आईं। वे तेजी से पूरे उल्का में फैल गई और पल भर में वो 1000 टुकड़ों में बिखर गया। ली याओ याओ कराहती हुई मलबे से बाहर निकली। भागने से पहले ही नीले चांदी घास की एक लता उसकी ओर लपकी और उसके शरीर को जकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसके शरीर से भी अधिक उसका हृदय कांप रहा था। उसने ये कैसे किया? उसने मेरी पूरी शक्ति से किए गए हमले को एक ही मुक्के से रोक दिया। तांग वुलिन ने अपने दाएं हाथ को झटका, सुन्नापन कम करने की कोशिश करते हुए। वो हमला काफी जोरदार था। वास्तव में तांग वुलिन के लिए वो केवल काफी जोरदार ही था। स्काई ऑर्डर स्टार ओशन एकेडमी की टीम से ली याओ याओ दूसरी सदस्य थी जो बाहर हुई। तांग वुलिन ने सिर उठाया और ये शिंगलैंड की लड़ाई की ओर देखा। वो अपनी तीसरी आत्मा कौशल स्टार फॉल स्वॉर्ड के साथ नीचे उतरी। तारों से भरे इस वेधशाला में वो धूमकेतु की तरह आकाश चीरती हुई दौड़ी। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था जो तांग वुलिन ने उसे करते देखा था। स्टेलर ऊर्जा सच में बहुत उपयोगी है, खासकर हमारे लिए। शाओ टियानटियान ने गंभीर भाव के साथ अपना चौथा आत्मा छल्ला जलाया। अंधकार ने उसके चेहरे को ढक लिया, केवल उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीरती रहीं। काली स्याही जैसी लपटें उसके चारों ओर भड़क उठीं। उसने हाथों से वृत्त बनाए, अंधकार को भंवर जैसा एकत्र करते हुए। ये शिंगलैंड स्टारफॉल स्वॉर्ड के साथ उस घूमते अंधकार में घुस गई। उसका पूरा शरीर निगल लिया गया। क्षण भर कंपी हुई, फिर वो ढह गया। जब प्रकाश और अंधकार शांत हुए तो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? क्या वे टेलीपोर्ट हुए? नहीं, कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था। उसी क्षण लाल चमक के साथ शाओ टियानटियान हवा में प्रकट हुआ, लेकिन ये शिंगलैन अब भी लापता थी। ये कैसा आत्मा कौशल है? दूर युद्ध क्षेत्र में शाओ टियानटियान में पंख फैलाए और गु युए की ओर गोता लगाया। उतरते हुए उसने तांग वुलिन पर एक लाल गोला फेंका। लक्ष्य के पास पहुंचते ही वो काले छिद्र में बदल गया और तांग वुलिन को खींचने लगा। इसी समय अनगिनत बांस की पत्तियां हवा चीरती हुई आईं। ये जीशु की आकृति को ढंकती हुईं। 7 पत्तियां स्टेलर ऊर्जा सोखकर सुनहरी हो गईं। ये जीशु की मार्शल सोल 7 स्टार बैम्बू थी। हर आत्मा छल्ले के साथ उसका विकास होता गया था। उड़ने की क्षमता भी उन्हीं में से एक विकास से आई थी। ये 7 सुनहरी पत्तियां उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था, उसकी चौथी आत्मा कौशल। लड़ाई के शुरुआती चरण में ही उसकी टीम के 2 सदस्य बाहर हो चुके थे। हालांकि श्रेक अकादमी के छात्रों की साधना कम थी, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति कहीं अधिक थी। यदि अब पलड़ा ना पलटा तो जीत असंभव थी। इसलिए उसने शाओ टियानटियान के साथ पूरी शक्ति झोंक दी। उनका मुख्य लक्ष्य कप्तान तांग वुलिन था। उधर गु तियानमिंग ने पंख फैलाकर शिए शिए पर धावा बोला और हान यू छांग के सामने दीवार बनता रहा। हान यू छांग का चौथा आत्मा छल्ला चमका। उसकी पीठ से निकली पतली रंगीन झिल्लियां दुगनी हो गईं। उसने तांग वुलिन की ओर मुड़कर बटरफ्लाई विंग्स कौशल से पंख फड़फड़ाए। एक मानसिक तरंग तांग वुलिन पर टूट पड़ी। वो तुरंत समझ गया, उसकी आत्मिक शक्ति भी स्पिरिट सी स्तर की थी, ठीक गु युए जैसी।
तांग बुलिन अभी केवल सीमा पर था। स्पिरिट्स ही एक बड़ा विभाजक स्तर था। वो पर्पल डेमन आइज का अभ्यास कर रहा था और उम्मीद थी कि चौथी मोहर टूटने तक वो वहां पहुंच जाएगा। उसका सिर दर्द से गूंजने लगा, साथ ही उसे शाओ टियान के हमले का सामना भी करना था। उसने गोल्डन आत्मा छल्ला बुलाया, गोल्डन ड्रैगन बॉडी। सुनहरी आभा भड़की, तराजू उसके पूरे शरीर पर फैल गए, रक्त शक्ति उफन पड़ी, वो सिकुड़कर गेंद की तरह बन गया। शू शाओयान ने अपनी चमकदार स्टार व्हील आइस स्टाफ को ऊंचा उठा लिया। उससे तारों की रोशनी आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी और पूरा अखाड़ा उसकी चमक में नहा गया। तारों की रोशनी के नीचे बांस की पत्तियां हवा में घुलकर गायब हो गईं और केवल 7 सुनहरे पत्ते हवा में तैरते रह गए। शाओ टियन, ये जिशु, हान यू चैंग और गु तियानमिंग, जो अभी भी गोल्ड सॉन्ग से बंधा हुआ था, सब सुनहरी आभा से ढक गए, फिर पूरी तरह ऊर्जाहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक पूरा संसार सुनहरे रंग में रंग गया। शू शाओयान धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। उसके चारों ओर तारों की चमक लहराने लगी, जैसे वो कोई अवतरित देवी हो। उसका माथा चमक उठा और उसकी भौहों के बीच उसके स्टार व्हील जैसा ही एक चिन्ह उभर आया। जैसे ही वो चिन्ह प्रकट हुआ, तारों की रोशनी शांत होकर कोमल चमक में बदल गई। उन्होंने अपना स्वामी पा लिया था। वेधशाला के सभी परिपथ चमक उठे और आकाश के तारे और भी तेज चमकने लगे। तारों की रोशनी उत्साह से उसकी ओर दौड़ी, अपनी दिव्य ऊर्जा उसे सौंपने के लिए, और शू शाओयान हवा में तैरने लगी। टांग वुलिन अपने सिकड़े हुए हाल से सीधा हुआ और सामने के दृश्य को अवाक होकर देखने लगा। वो चकित भी था और दिल से शू शाओयान के लिए खुश भी। आश्चर्य में डूबे होने के बावजूद उसने शाओ टियन को कांधना पूरा किया और गिरते हुए ये जिशु को पकड़ने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल भी फेंकी। शीजी गिरते हुए हान यू चैंग से अलग हुआ और जमीन पर लुढ़क कर टकराने की चोट कम की। वो खड़ा हुआ और शू शाओयान को श्रद्धा से निहारने लगा। हर कोई उसकी आभा से समझ सकता था कि वो मूल स्तर पर बदल रही थी। ये मार्शल सोल का विकास था। केवल आत्मा का विकास ही इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे और ऐसा दृश्य उत्पन्न कर सकता है। ली जिलोंग स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। असल में भले ही शू शाओयान ने हमला न भी किया होता, जीत उनकी ही होती। न तो शाओ टियन के हमले और न ही हान यू चैंग के आध्यात्मिक प्रहार टांग वुलिन के लिए खतरा थे। ऊपर से युएन अन ये हुई का सीधा प्रहार झेलने के बाद टांग वुलिन की सहनशीलता बेमिसाल हो चुकी थी। स्काई ऑर्डर स्टार अकेडमी की टीम भले ही 4 रिंग वाले प्रतिभाशाली छात्रों से भरी हो, लेकिन वो युएन अन ये हुई के सामने कुछ भी नहीं थी। उनके बीच का अंतर केवल एक स्तर का नहीं था। अगर वो मौजूद होती तो अकेले ही पूरी स्काई ऑर्डर टीम को रौंद देती। टांग वुलिन इतना सावधान केवल वेधशाला की वजह से था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वही वेधशाला उनकी मदद करेगी और शू शाओयान की मार्शल सोल को विकसित कर देगी। ये जिंगलैन रोशनी की एक चमक में फिर प्रकट हुई। उसके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी और उसका स्टार गॉड स्वॉर्ड चमक रहा था। वो भी तारों की ऊर्जा सोख रही थी, हालांकि शू शाओयान की तुलना में बहुत कम। वो धीरे से जमीन पर उतरी और तुरंत ध्यान लगाने बैठ गई। अवसर बार बार नहीं आते और श्रेक अकेडमी की छात्रा होने के नाते वो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। स्काई ऑर्डर के छात्रों की सुनहरी आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उनकी क्षमताएं सामान्य हो गई। वो सब चकित होकर ये दृश्य देखते रहे। उन्हें पता था कि लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है, विजेता पहले ही तय हो चुका था। टांग वुलिन तेज कदमों से ली जिलोंग के पास गया और धीमी आवाज में बोला, सीनियर, आप क्या सोचते हैं? ली जिलोंग होश में आया। क्या उसकी मार्शल सूल का तारों से कोई संबंध है? टांग वुलिन ने सिर हिलाया। ली जिलोंग ने गहरी सांस ली। मैंने आज तक किसी को तारों की ऊर्जा से इतनी गहरी संगति नहीं देखी। ये सचमुच वो कहना चाहता था कि काश वो उसकी अकेडमी की छात्रा होती, लेकिन रुक गया। वर्षों के अनुभव से वो जानता था कि ये वेधशाला कितना दुर्लभ अवसर देती है। शू शाओयान अब छलांग लगाकर प्रगति करेगी। वो निस्संदेह एक महान प्रतिभा थी। अगर वो उसकी छात्रा होती तो स्काई ऑर्डर अकेडमी एक नए स्तर पर पहुंच जाती। दुर्भाग्य से वो श्रेक अकेडमी की थी। सीनियर, क्या आप वेधशाला बंद न करने का अनुरोध स्वीकार करेंगे? शाओयान, वो अभी बिल्कुल, ली जिलोंग ने कहा। यह हमारे लिए भी मूल्यवान शोध सामग्री है। निश्चिंत रहो, तारों की ऊर्जा असीमित है। उसने अपने छात्रों से कहा, ध्यान से महसूस करो और इसकी रहस्यमयी शक्ति को समझने की कोशिश करो। हाँ, शाओ टियन ने जवाब दिया।
हार के बाद वो सब थके हुए थे। वो स्काई ऑर्डर सिटी के गर्व थे और 20 की उम्र तक 6 रिंग पाने वाले थे। फिर भी आज वो श्रेक के बच्चों से हार गए थे। ये हार उनके अभिमान को गहरी चोट पहुंचाई थी। शू शाओयान ने लगभग 1 घंटे तक ऊर्जा सोखी, फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके शरीर पर 365 झलकते बिंदु थे। उसकी स्टाफ नीले से सुनहरी हो गई और अब उसे देखना मानो आकाश गंगा में झांकना हो। उसकी मार्शल सोल विकसित हो चुकी थी। भले ही उसकी शक्ति नहीं बढ़ी, लेकिन वो पहले से कहीं शुद्ध और मजबूत थी। जब उसने आंखें खोली और सबकी निगाहें उस पर पड़ीं तो वो शर्माकर लाल हो गई। कैसा महसूस कर रही हो? तांग वुलिन ने पूछा। शू शाओयान ने भौहें से कोड़ ली। बहुत अच्छा, ठीक ठीक समझा नहीं पा रही हूँ। उसके भाव देखकर तांग वुलिन समझ गया कि उसका क्या मतलब है। ये बात करने की जगह नहीं थी। सीनियर, आज आपको परेशान करने के लिए माफ़ कीजिए। शाओयान अब ठीक है तो हम चलेंगे, तांग वुलिन ने ली जीलोंग से कहा। जूनियर सिस्टर, ली जीलोंग ने शू शाओयान की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारा ये रूपांतरण बहुत दिलचस्प है। हमने इसे शोध के लिए रिकॉर्ड किया है। क्या तुम अपना संपर्क विवरण दे सकती हो ताकि भविष्य में किसी निष्कर्ष पर चर्चा कर सके? ठीक है। इस मुलाकात से इतना कुछ पाने के बाद शू शाओयान के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो शरेक अकेडमी लौटने तक उनसे संपर्क नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपना कम्युनिकेटर पीछे छोड़ आई थी। वे चुपचाप स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकेडमी के फाटक से निकले और अपनी जर्जर सी कार में बैठ गए। शिए ने इंजन स्टार्ट किया और बिना नक्शे के अगले शहर की ओर चल पड़ा। स्थानीय अकेडमी के साथ हमारा मैच काफ़ी अच्छा रहा। हमने बहुत कुछ सीखा। अगले शहर में भी यही करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा और समझदारी से। गुयुए ने उसकी ओर देखा। क्या अगली बार भी हम इतने भाग्यशाली होंगे? वहाँ शरेक के पूर्व छात्र से मिलना बहुत मददगार रहा। तांग वुलिन मुस्कुराया और जेब से कागज़ निकाला। शरेक अकेडमी महाद्वीप की सबसे बड़ी अकेडमी है, तो हमारे पूर्व छात्रों को कौन नहीं रखना चाहेगा। निकलने से पहले मैंने सीनियर ली से अलग अलग अकेडमियों में काम कर रहे पूर्व छात्रों की सूची और उनके संपर्क ले लिए। अब हम पहले ही फ़ोन करके औपचारिक मैच तय कर सकते हैं। ये तो कमाल है, गुयुए उसे घूरते हुए बोली। क्या ये शुरुआत से ही तुम्हारी योजना थी कप्तान? शू शाओयान की आंखें चमक उठीं। मुझे बहुत पसंद आया। हमें शुरुआत से ही ऐसा करना चाहिए था। तांग वुलिन मुस्कुरा उठा। उसकी खुशी संक्रामक थी। शाओयान, तुम्हारी मार्शल आर्ट विकसित हो गई है ना? अब कैसा महसूस कर रही हो? शू शाओयान ने नजरें फेर लीं, चेहरे पर सोच भरी हुई थी। हाँ, हो गई। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वहाँ इतनी ज्यादा तारकीन ऊर्जा थी। पहले समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, फिर महसूस हुआ कि वो ऊर्जा मेरी मार्शल आर्ट में घुल रही है और उसे तेजी से बढ़ा रही है। इसे जागरण कह सकते हैं। मेरा अनुमान सही हो तो इस मैच से पहले मेरी मार्शल आर्ट पूरी तरह परिपक्व नहीं थी, या कहूँ कि उसमें दोष था। इसी वजह से दिन और रात में उसकी क्षमताएं अलग थीं। भले ही अभ्यास से मैंने उस कमी की भरपाई कर ली थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर मौजूद थी और भविष्य में मुझे नुकसान पहुंचाती। तारकीय ऊर्जा ने मेरी मार्शल आर्ट की अशुद्धियां धो दी। तो फिर तुम्हारी आत्मशक्ति ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? तांग वुलिन ने पूछा। शू शाओयान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। दोष मिटा, लेकिन कुछ और भी चला गया। अब मेरा स्टार व्हील आई स्टाफ सिर्फ स्टार स्टाफ रह गया है। बर्फ तत्व हट गया है, केवल तारा तत्व बचा है। तांग वुलिन की आंखें फैल गईं। सच में? तो तुम्हारी बर्फ वाली आत्मकौशल खत्म हो गई? शू शाओयान ने सिर हिलाया। और कौशल भी बदल गए? बिल्कुल, वरना फायदा ही क्या होता। सारे कौशल विकसित हो गए हैं। अब मैं भी कप्तान जैसी आक्रमण नियंत्रण प्रकार। तांग वुलिन ने अंगूठा दिखाया। उसके आत्मविश्वास को महसूस किया जा सकता था। फिर उसने दूसरे साथी की ओर देखा। शिंगलान, तुम्हारा क्या हाल है? ये शिंगलान मुस्कुराई। मेरी मार्शल आर्ट पहले से स्थिर थी, बस आत्मशक्ति बढ़ी है। मैं अब रैंक 40 पर हूँ। रैंक 40? सब चौंक गए। बड़ी बहन शिंगलान, बधाई हो। शूली जी खुश हुआ। एक और आत्मरिंग मिलते ही वो सोल एंसेस्टर बन जाएगी। इसके बाद उन्होंने कम्युनिकेटर खरीदा और अलग अलग शहरों में मैच तय करने लगे। कुछ ही दिनों में 9 मैच पूरे हो गए। आखिरी बचा था ब्राइट सिटी। इंपीरियल सनमून सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में कोई भी शरेक का पूर्व छात्र नहीं है? शू शाओयान ने पूछा। तांग वुलिन मुस्कुराया। सुना है कभी उनका अकेडमी शरेक की वजह से नष्ट हुआ था, तब से वो हमसे दुश्मनी रखते हैं। तो हम वहीं क्यों जा रहे हैं? शिए घबरा गया। क्या तुम डर रहे हो? तांग वुलिन ने चुनौती दी। नहीं, शिए जोश में आ गया। अंतिम मैच है, गुयुए ने कहा। अगर जीते तो बोनस अंक मिलेंगे। अचानक ठंडी आवाज गूंजी। टीचर वू झांगकोंग कार के साथ साथ दौड़ रहे थे। अगर जीते तो पूरे अंक और 10 बोनस, अगर हारे तो सब फेल। क्या? और मैं भी इस्तीफा दे दूंगा।
वू झांगकोंग ने गंभीर स्वर में कहा। वू झांगकोंग के गंभीर शब्दों ने तांग बुलिन के दिल को झकझोर दिया। शिक्षक वू सिर्फ हम पर सख्त नहीं हैं, वे खुद पर भी उतने ही कठोर हैं। वे सच में बहुत दृढ़ हैं। ये सोचकर ही उसे पछतावा होने लगा कि उन्होंने आखिरी लक्ष्य के रूप में इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी को चुना था। उनसे मुकाबला जीतने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर इतना भारी बोझ बन गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा, अपने शिक्षक की सुरुचिपूर्ण सफ़ेद वेशभूषा के पार दूर चमकते शहर की ओर। ब्राइट सिटी महाद्वीप का सबसे उन्नत नगर था। ये पश्चिम में स्थित था और पूरे क्षेत्र की धड़कन माना जाता था। तकनीक का चमत्कार, ऐसा नगर जहां ऐसी चीज़ें थीं जो कहीं और नहीं मिल सकती थीं। वो क्या उड़ने वाली कार है? ऊंचाई पर उड़ने वाली कार? शू शियाओयान ने इशारा करते हुए चिल्लाया। शिए ने सिर हिलाया। हाँ, शायद हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग कारें अभी प्रयोगात्मक चरण में हैं। आखिर ब्राइट सिटी फेडरेशन का तकनीकी केंद्र है। लगता है प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। आगे ट्रैफिक धीमा हो गया। वे देख सकते थे कि हाईवे के निकास पर लगभग दर्जन भर मेका एक पंक्ति में खड़े थे। शिए की आंखों में चिंता झलक आई। ये पहचान जांच चौकी तो नहीं है ना? उसके शब्दों से सबका दिल धक से रह गया। हर नागरिक को जन्म के समय एक धातु पहचान पत्र दिया जाता था, लेकिन परीक्षा के लिए उनके कार्ड जब्त कर लिए गए थे। तांग बुलिन था चेहरा चमक उठा। अब समझ में आया, अकेडमी ने ब्राइट सिटी को आखिरी मंजिल बनाया है, तो उन्हें ये पहले से पता था। ये भी परीक्षा का ही हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने हमारे आईडी ले लिए थे। तो अब क्या करें? शूलेजी ने पूछा। अगर वे पहचान पत्र न दिखा पाए तो कम से कम पूछताछ तो तय थी। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया और असुविधाजनक अनुभव था। तांग बुलिन ने हाईवे पर नजर डाली और मुस्कुराया। शिए, गाड़ी रोक दो। टायरों की चीख के साथ शिए ने गाड़ी किनारे लगा दी। क्या हम गाड़ी छोड़ रहे हैं? शिए ने पूछा। क्या शिक्षक वो हमारी मदद करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो वे हमारे साथ ही थे। लेकिन बाहर देखते ही उसे अपनी बात की नादानी समझ आ गई। वू झांगकोंग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। छोड़ो, मेरी बात भूल जाओ, वो बुदबुदाया। तांग बुलिन ने गु युए की ओर देखा और सबका ध्यान खींचते हुए बोला, ठीक है, योजना ये है। कारें धीरे धीरे जांच चौकी की ओर बढ़ रही थी, जहां निरीक्षक सबकी पहचान पत्र जांच रहे थे। चांदी की एक चमक के साथ गु युए गाड़ी से गायब हो गई। अगले ही पल वो दर्जनों मीटर ऊपर हवा में प्रकट हुई। उसने दोनों हाथ फैलाए। एक विशाल अग्निगोला उसकी हथेलियों से गर्जना के साथ निकला और फिर वो फिर से गायब हो गई। इतनी छोटी लड़की से इतना विशाल गोला निकलना अविश्वसनीय था। वो सूर्य जितना चमकदार था और ऊपर उड़ते हुए और भी बड़ा होता जा रहा था, पीछे आग की लकीर छोड़ता हुआ। तेज धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया। कई मेका गु युए की तलाश में उड़ उठे, लेकिन ज्यादातर लोग आग के गोले को ही देख रहे थे। शिए चुपचाप गाड़ी किनारे ले गया। ठीक उसी समय जब गोला फटा, चिंगारियां आतिशबाजी की तरह बिखर गई। शिए ने जानबूझकर शक्ति घटाकर दृश्य प्रभाव बढ़ाया था। वे चुपके से गाड़ी से उतर गए और भीड़ में घुलते हुए ऊपर देखने लगे, जैसे आम दर्शक हों। तांग बुलिन ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, भागो। वे 6 और रेलिंग लांघकर तेजी से दौड़ पड़े और इमारतों के पीछे छिप गए। अलार्म बजने लगा। वे कई किलोमीटर दौड़ते रहे, फिर एक बस में चढ़ गए जो शहर के अंदर जा रही थी। बच्चों के झुंड पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस का किराया देते ही तांग बुलिन ने पीछे एक जाना पहचाना चेहरा देखा, वू झांगकोंग। वो कोने में बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे, ठंडा सा आभा मंडल लिए। तांग बुलिन पास जाकर बैठ गया। शिक्षक वू, क्या हम अभी सनमून एकेडमी जा सकते हैं? आप रास्ता दिखा दें तो समय बचेगा। वू झांगकोंग ने उसे देखा। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अच्छी थीं। तांग बुलिन मुस्कुराया, फिर अचानक चेहरा उतर गया। तुम आमतौर पर किफ़ायती हो, वू बोले। 2 गाड़ियां खोना बुरा नहीं लगा? जरूर लगा, तांग बुलिन मन ही मन कर रहा। फिर भी शिक्षक के साथ होने से उसे सुकून मिला। अब उन्हें रास्ता भटकने की चिंता नहीं थी। घंटों बाद वे पहुंचे। एक विशाल मेटल भवन के शिखर पर लिखा था, इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी। तांग बुलिन स्तब्ध रह गया। वू झांगकोंग सीधे द्वार पर पहुंचे। हाथ में अचानक एक मेगाफोन प्रकट हुआ और जोर से बोले, सुनो इंपीरियल सन मून एकेडमी के विद्यार्थियों, हम 6 लोग श्रेक एकेडमी से हैं। हम सब 14 साल के हैं। हम तुम्हारे 20 वर्ष से कम उम्र के सबसे मजबूत दल को चुनौती देने आए हैं और एक बार फिर ये दिखाने आए हैं कि सबसे महान एकेडमी से तुम्हारा अंतर कितना बड़ा है।